आज की क्लास में हम लोग सॉलिड वेस्ट चैप्टर हमारा है एनवायरमेंटल इशू नीट के लिए है। कंप्लीट चैप्टर है, इसमें कोई भी इधर उधर की बात नहीं है। जो भी नीट के कंटेंट है उसको किया गया है। सॉलिड वेस्ट में आज हम लोग देखेंगे कि सॉलिड वेस्ट किसको कहते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट है जो बेकार होती है, ट्रस्ट में जाता है, वो क्या होता है? सॉलिड वेस्ट होता है। एवरीथिंग दैट गोज इन ट्रस्ट, दैट थिंग इज सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या होता है सॉलिड वेस्ट, या फिर उनके रिसोर्सेज क्या क्या हैं। तो रिसोर्सेज में हम लोग बात करेंगे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो हमारे घर में, स्कूल में, स्टोर, ऑफिस में प्रोड्यूस होता है, जो कचरा जमा होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होती है। वेस्ट प्रोडक्ट में फूड वेस्ट हो सकता है, पेपर हो सकता है, ग्लास, टेक्सटाइल, रबर्स, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तो सोर्सेस ये है, और हमारा कचरा ट्रस्ट कौन है? ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट होंगे, नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चरल वेस्ट होंगे, माइनिंग में जो प्रोड्यूस होता है माइनिंग वेस्ट होंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में इलेक्ट्रिक वेस्ट आएंगे, है ना, रिपेरिएबल वेस्ट आएंगे, और अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आएंगे, इलेक्ट्रिक गुड्स यहाँ पे देखेंगे जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो जब यूज़ में नहीं होता है तो डेवलप कंट्री से वो डेवलपिंग कंट्री में भेज दिया जाता है। 50% ई वेस्ट यहाँ से जनरेट होता है। ये जो डेवलप कंट्री है, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज़ होता है, जब सामान का यूज़ हो जाता है, कचरा बन जाता है, इसका यूज़ नहीं रहता है, तो इसको डेवलपिंग कंट्री में भेज दिया जाता है। डेवलपिंग कंट्री में जैसे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, उस ई वेस्ट का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का क्या करता है? यूज़ करता है। और जितना भी जो है यहाँ से, जैसे डेवलप कंट्री से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डेवलपिंग कंट्री में आएगा, तो डेवलपिंग कंट्री में क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना, हाथ के थ्रू जो भी यूजेबल सब्सटेंस है, हैवी मेटल्स है, उसको अलग किया जाता है, जिसके थ्रू 50% ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है। 50% ई वेस्ट यहाँ से किससे? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से प्रोड्यूस होता है। ये कैसे होता है? डेवलप कंट्री से जब सामान डेवलपिंग कंट्री में आता है, वहाँ पे यूज़ होता है, हैंड पिकर्स अलग अलग करते हैं, है ना, जितने भी यूजेबल सब्सटेंस होती है, यहाँ से जो हैवी मेटल्स या फिर अदर सब्सटेंस को अलग किया जाता है। उससे क्या होती है? क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होती है। 50% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट बाई दिस गुड्स, यूजेज ऑफ दिस गुड्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्पोजल जो होता है, इस सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज कैसे करेंगे। इसमें कई सारे मेथड हैं, यहाँ पे 4 मेथड को मेंशन किया गया है। पहला मेथड है सैनिटरी लैंडफिल मेथड। फर्स्ट क्या होता है? एक गड्ढा खोदा जाता है, जिसको ट्रेंच बोलते हैं, ट्रेंच। इसमें डंप किया जाता है इस वेस्ट को, वेस्ट को डंप किया जाता है, और मड से कवर कर दिया जाता है, कवर्ड विथ डर्ट, है ना, कादा से उसको कवर कर दिया जाता है। इसमें ये जो मेथड है सैनिटरी लैंडफिल मेथड, ये एक्चुअली जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है उसके लिए गड्ढा खोद के उसको डाल दिया जाता है, ऊपर से मड से क्या किया जाता है? कवर्ड कर दिया जाता है। कौन से सब्सटेंस को मेनली इस तरह से सैनिटरी लैंडफिल के थ्रू क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। दूसरा जो मेथड है साल्वेज मेथड। इसमें शॉर्टेनिंग ऑफ वेस्ट किया जाता है, अलग किया जाता है, कचरे को रिसाइकल किया जाता है, और रिसाइकल करके उस वेस्ट को सेपरेट कर लेते हैं। तीसरा जो होता है इंसिनरेशन मेथड। इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उस वेस्ट को बर्न किया जाता है। कितने टेम्परेचर पे? हीटेड में 900 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है। एंड उसके बाद क्या किया जाता है? लेटर ऑन 1300 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है। पहले कितने टेम्परेचर में? 900 to 1000,
फिर बाद में क्या किया जाता है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको गर्म किया जाता है। फोर्थ जो मेथड है सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज करने का पाइरोलाइसिस मेथड होती है। यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड में, 1650 डिग्री सेंटीग्रेड में जितने भी वेस्ट होते हैं पाइरोलाइसिस मेथड में उसको अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या किया जाता है 1650 डिग्री पे उसको हीट किया जाता है और इससे क्या होती है जो भी वेस्ट होती है वो राख हो जाता है। ओके, तो ये 4 मेथड हम लोगों ने देखा। पहला सैनिटरी लैंडफिल मेथड, दूसरा सेल्वेज मेथड, तीसरा इंसिनरेशन एंड फोर्थ पाइरोलाइसिस मेथड। एक केस स्टडी हम लोग देखेंगे, रेमेडी किसकी, प्लास्टिक वेस्ट की क्या यूजेज किया गया है। एक बेंगलोर के रहने वाले हैं अहमद खान के थ्रू इस जो वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्ट है उसका किस तरह से यूज़ किया गया, कहाँ पे किया गया, रोड बनाने में। तो किस तरह से बेंगलोर के रहने वाले थे, इन्होंने पॉलीब्लेंड एक केमिकल है, ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक का क्या है फाइन पाउडर फॉर्म में, प्लास्टिक का फाइन पाउडर फॉर्म में पॉलीब्लेंड एक फॉर्म्स है, इसका बिटुमिन के साथ यूज़ किया गया, यूज़ टू ले रोड है ना। पॉलीब्लेंड और बिटुमिन को एक साथ कोल्टार के साथ यूज़ किया गया रोड बनाने में, है ना। और इससे क्या हुआ फ़ायदा, विच इंक्रीज वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी ऑफ बिटुमिन। ये जो बिटुमिन यूज़ किया जाता है रोड बनाने में, इसके साथ जैसे ही पॉलीब्लेंड को मिलाया गया, पॉलीब्लेंड एक्चुअली क्या है, फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक का ही पाउडर है, उसका जब बिटुमिन के साथ यूज़ किया गया तो रोड का लाइफ 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया। रोड लाइफ क्या हुआ, 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया। क्यों किया, क्योंकि ये जो पॉलीब्लेंड है वाटर को रिपेल करता है। जैसे बारिश का टाइम होता है तो रोड में पड़ता है तो रोड ख़राब हो जाती है, जैसे ही हम पॉलीब्लेंड का यूज़ बिटुमिन के साथ करेंगे तो वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी ऑफ बिटुमिन इंक्रीज़ कर जाता है। वाटर रिपेलिंग कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाता है, जिस वजह से रोड लाइफ क्या होगा 3 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाता है। इस बात को प्रूफ किया कि बिटुमिन के साथ पॉलीब्लेंड का यूज़ करते हैं तो रोड लाइफ इंक्रीज़ करता है। इसका प्रूफ किसने करा, बाय कोलैबोरेशन ऑफ आरबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन। ये दोनों ने मिलके क्या किया, इस पॉलीब्लेंड की रिगार्ड ये बताया कि जैसे ही बिटुमिन के साथ पॉलीब्लेंड को मिक्स करके रोड में ले किया जाता है तो रोड की लाइफ क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है 3 टाइम्स मोर, है ना, लाइफ बढ़ जाता है, रोड लाइफ इंक्रीज़ कर जाता है। अब यहाँ पे हमने एक नाम लिखा था अहमद खान, ये सारा जो काम कर रहा है पॉलीब्लेंड को बिटुमिन के साथ मिक्स कर रहा है ना। पॉलीब्लेंड फाइन पाउडर है जो रिसाइकल प्लास्टिक है, रिसाइकल प्लास्टिक को फाइन पाउडर फॉर्म में इन्होंने बिटुमिन के साथ उसको मिला के रोड का फॉर्मेशन किया, है ना। इसको प्रूव भी किया। रेग पिकर, अहमद खान ने क्या किया, रेग पिकर से, जो रेग पिकर पहले 40 पैसा पर केजी प्लास्टिक को ख़रीदता था, अहमद खान ने 6 रुपया पर केजी उसको ख़रीदा। पहले कितना था, 40 पैसा, 0.4 केजी पर 0.4 रुपया पर केजी। अर्लियर में रेड पिकर के थ्रू, कबाड़ी वाले के थ्रू ख़रीदा जाता था प्लास्टिक, बट अहमद खान ने क्या किया, उस कबाड़ी वाले से 6 रुपया पर केजी क्या किया, सारे प्लास्टिक को इन्होंने ख़रीदा 6 रुपया पर केजी। एक तो रेट बढ़ गया, जो हैंड पिकर है, रेड पिकर है कबाड़ी वाला, उसको भी पैसा मिल गया। दूसरा इन्होंने क्या किया, इस प्लास्टिक का फाइन पाउडर बना के पॉलीब्लेंड फॉर्म में 2002 में अहमद खान ने 40 किलोमीटर का एक रोड बनाया। कहाँ पे, बेंगलोर में। यूटिलाइज बाय दिस मिक्सचर कहने का मतलब पॉलीब्लेंड और बिटुमिन के मिक्सचर को इन्होंने यूज़ किया रोड बनाने में, तो रोड का क्या हो गया, लाइफ जो है वो 3 टाइम्स मोर हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ओके, तो हमें ये बात याद रखना है। रेक पिकर के थ्रू 40 पैसे में जो घरों से प्लास्टिक लिया जाता था, अब 6 रुपया पर केजी उन घर वालों को प्लास्टिक के एवज में क्या मिलता था, रुपया मिल जाता था। ओके, तो इस तरह से अहमद खान ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। इस जैसे वेस्ट था
है ना, प्लास्टिक वेस्ट, उसका यूज़ किया किसके साथ, बिटुमिन के साथ रोड बनाने में। ओके, आगे हम लोग एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट। एग्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चर में जो केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, स्प्रे वगैरह किया जाता है, तो एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट, उनके क्या इफ़ेक्ट होंगे। एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले केमिकल सब्सटेंस से हमारी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट होगा, सॉइल में क्या इफ़ेक्ट होगा। तो एक्चुअली क्या होती है, सॉइल में बायोमैग्नीफिकेशन होता है। सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करते हैं, बायोमैग्नीफिकेशन होता है सॉइल में। सॉइल में जैसे पानी है, पानी के साथ ये क्या होती है, मिक्स होती है, फिर नदी में जाता है, फिशेस को, है ना, फिशेस के बॉडी में बायोमैग्नीफिकेशन होता है, फिर फिश को खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं उसके बॉडी में बायोमैग्नीफिकेशन होती है। तो एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट, केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, उससे क्या इफ़ेक्ट होता है, बायोमैग्नीफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन एक्सीलरेटेड फॉर्म में होता है, जल्दी जल्दी होता है। तीसरा जो हम लोग फंक्शन देखेंगे, इफ़ेक्ट देखेंगे बायोकेमिकल्स का, ये सॉइल इरोजन में होगा। सॉइल इरोजन दो फॉर्म्स में होंगे, पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन और नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन। पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन कहने का मतलब ये जो हमारी ज़मीन है, सॉइल प्रोडक्टिविटी है, ये डिक्रीज़ कर जाएगी, है ना, पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन में। अब अगर कहेंगे कि पॉजिटिव सॉइल में सॉइल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है, तो नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन में भी क्या वो ये इंक्रीज़ करेगा, जस्ट उल्टा होगा, नहीं, सॉइल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन में भी क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे सॉइल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ कर रही है, किस वजह से कर रहा है, एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ये क्या है, पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन है। क्या है, पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन है। हम लोग खेती के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, बट इसका एडवर्स इफेक्ट सॉइल को जाता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाती है ना। तो एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ये हमारा पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन है ना। ये केमिकल सब्सटेंस है एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स में फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आता है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉइल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ करेगा एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड से। इस पोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन। नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, सॉइल इरोजन, है ना, पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन की वजह से और नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन की वजह से। नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन किस वजह से होता है, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो प्रोडक्टिविटी होती है सॉइल की, वो क्या होता है। नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन से सॉइल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है। लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर क्या होती है, बह जाता है, लॉस हो जाता है। लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर, जो अपर लेयर है फर्टाइल लेयर, वो क्या होता है, लॉस हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरोजन। तो यहाँ पे फर्टाइल लेयर बह जाता है पानी के थ्रू या फिर हवा के थ्रू बह जाता है। तो ये नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन हुआ। सॉइल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे भी डिक्रीज़ करती है ना, किस वजह से, लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर। याद रखेंगे, टॉप फर्टाइल लेयर जो है उनकी लॉस हो जाती है ना, उस लेयर का क्या होता है, लॉस हो जाता है, जिस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन हो गया, है ना, सॉइल इरोजन। तो ये चीज़ें होती है एग्रोकेमिकल्स के यूज़ से। पहला तो बायोमैग्नीफिकेशन, हमारी बॉडी में, है ना, जो भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यूज़ करने वाला, उनके बॉडी में क्या होगा, बायोमैग्नीफिकेशन होगा। यूट्रोफिकेशन बोलेंगे, जो एक नया गड्ढा है ना, लेक है, उसमें इस तरह से क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर्स डिपोजिशन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सीलरेटेड फॉर्म में होता है यूट्रोफिकेशन, एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन, सॉइल इरोजन। इस तरह से पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन की वजह से, नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन की वजह से। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट केस स्टडी। केस स्टडी इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरह से यहाँ पे फार्मिंग की जाती है, सिंपल सा समझेंगे। फार्मिंग प्रोसेस तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे क्रॉप को ग्रो कराते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं, उससे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट मिलता है, कुछ वेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये साइक्लिक प्रोसेस है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कैसा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है।
जीरो वेस्ट प्रोसीजर, जीरो वेस्ट प्रोसीजर, ध्यान देंगे जीरो वेस्ट प्रोसीजर क्यों बोले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है उसका दूसरे प्रोसेस में, सेकंड प्रोसेस में उस वेस्ट का को रिसोर्सेज फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ध्यान देंगे, फर्स्ट प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, सेकंड प्रोसेस में वो रॉ मटेरियल्स का काम करेगा, इसी वजह से रिसोर्सेज बोले हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए वो जो वेस्ट होगा वो सेकंड प्रोसेस के लिए क्या होगा, रिसोर्सेज होंगे, ध्यान रहे। एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। केटल फार्मिंग करते हैं तो केटल फार्मिंग में जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है, एक्सक्रीटा, गोबर वगैरह, एक्सक्रीटा जो यूज़ होता है एज ए वेस्ट, उसका यूज़ करते हैं ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एज ए मैन्योर। इस वेस्ट का यूज़, एक्सक्रीटा का यूज़ एज ए मैन्योर हम लोग करते हैं, खाद के फॉर्म में, बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में। अब ये जो ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स है, क्रॉप्स हार्वेस्ट के बाद जो रेसिड्यू बचता है, जो रेसिड्यू बचता है उससे क्या किया जाता है, नेचुरल गैस एंड नेचुरल फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, उसका यहाँ पे यूज़ हो गया है, यहाँ पे जो रेसिड्यू बचा उसका फॉर्मेशन, उसका यूज़ है ना, क्या करते हैं इस तरह से कर लेते हैं नेचुरल गैस फॉर्मेशन में, नेचुरल फर्टिलाइजर्स फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे जो वेस्ट है उसका रिसाइकल करके दूसरे प्रोसेस में, है ना, क्या किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल्स। ये जो सारा काम हुआ, एक बंदा है हरियाणा सोनीपत का, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, इस प्रोसेस को यूज़ में लाया। एक प्रोसेस में जहाँ पे वेस्ट प्रोड्यूस होता है, सेकेंड प्रोसेस में उस वेस्ट को एज ए रिसोर्स यूज़ किया। रमेश चंद्रा डगर, ये नाम रमेश चंद्रा डगर, हरियाणा सोनीपत का रहने वाला, ये प्रोसेस को क्या किया, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इस तरह से किया। एक संस्था है हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, HKW, हरियाणा किसान वेलफेयर, इसमें 5000 फार्मर्स का मेंबरशिप है। इतने फार्मर्स, 5000 फार्मर्स का एक ग्रुप है। तो ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम लोग केस स्टडी किसका देखें, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये केस स्टडी का मेन जो हीरो है वो कौन है, रमेश चंद्रा डगर, कहाँ का है, हरियाणा सोनीपत। यहाँ पे इस तरह से क्या किया गया, यूज़ किया गया, वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ हो गया एज ए रॉ मटेरियल्स, एज ए रॉ मटेरियल्स ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। प्लांट ग्रोथ हुआ, हार्वेस्ट हुआ, रेसिड्यू बचा, इस रेसिड्यू का भी यूज़ कर लेते हैं अलग जगह, नेचुरल गैस फॉर्मेशन में, नेचुरल फर्टिलाइजर्स में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखें। इन्वायरमेंटल इशू में नीट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, थैंक यू।